आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल को आईसीसी ने दिया बड़ा झटका, नेतन्याहू की अर्जी को किया खारिज। संभल तनाजे को लेकर ओवैसी ने योगी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा मजहबी मकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। मरकजी हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम, अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नीतीश राणे के बयान पर मुस्लिम कम्युनिटी नाराज, कहा मुसलमान को डराने की सियासत की जा रही है। इजराइल जिसकी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने कमर तोड़ रखी है और उसकी खुद की आवाम भी उसके खिलाफ सड़कों पर नजर आ रही है, उसकी अकड़ में अब भी कमी नहीं आई है और वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए खुद को मजलूम और मासूम साबित करने की ही कोशिश कर रहा है। आईसीसी के जरिए जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद अब इजराइल ने उसको सस्पेंड करने का मुतालबा करते हुए एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसको प्रोसिक्यूटर करीम खान ने खारिज करते हुए इजराइल के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। न सिर्फ दुनिया भर से बल्कि अपनी आवाम से भी कड़ी मजम्मत का सामना कर रहे इजराइल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक बार फिर भारी पड़ा है और उसने नेतन्याहू और उसके साथियों को एक और बड़ा झटका दिया है। इतने जुर्मों को अंजाम देने के बाद भी इजराइल ने बड़े ही बेशर्म तरीके से वारंट के सस्पेंशन की दरख्वास्त दायर की। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने अपील चैम्बर में बराह रास्त अपील दायर की, ये बहस करते हुए कि तफ्तीश और गिरफ्तारी के वारंट तरीक़ाकार से नाक़िस थे। इसने अपील के निपटाने तक वारंट को मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त की। वहीं अब उसके मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने उसकी इस अपील को ही खारिज कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि इजराइल की जानिब से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया जाए और अपील की कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। आईसीसी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक डॉक्यूमेंट में करीम खान ने हैग में कायम ट्रिब्यूनल के अपील चैम्बर पर जोर दिया कि वो तेल अवीव की हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे और इस बात पर भी जोर दिया कि वो आईसीसी के क़वानीन के तहत दरकार कानूनी शराइत को पूरा नहीं करते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि किसी भी सूरत में प्री ट्रायल चैम्बर के जारी करदा वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। करीम खान ने इजराइल के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए कहा कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट को सस्पेंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने गजा और लेबनान के साथ साथ दूसरी सरजमीनों पर भी बम बरसाए हैं और लोगों पर जुल्म ढाए हैं, उसके बाद तो इस तरह की किसी कार्रवाई का जवाज ही नहीं बनता है। हर किस्म के जुर्मों को अंजाम देने के बाद, लड़ाकों से करारी शिकस्त मिलने के बाद भी इजराइल अपनी उसी ढिठाई पर अड़ा हुआ है और खुद को मजलूम और मासूम साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जबकि उसकी असलियत दुनिया के सामने है, उसके बाद आईसीसी तो क्या, कोई भी मुल्क उसकी हिफाजत की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि नेतन्याहू की टेंशनें दिन ब दिन बढ़ते हुए नेतन्याहू को उसके खुद के खोदे हुए गड्ढे में धकेलती नजर आ रही हैं। तो वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरव्यू में संभल से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी मजहबी मकाम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जब इस तरह का कानून बना हुआ है तो फिर निचली अदालतों को इस कानून के तहत ही फैसला लेना चाहिए। संभल से मुतालिक तनाज़े पर ओवैसी ने कहा कि दफ़ा 18 के तहत रसाई के हक का मुतालबा किया गया था और उसके बजाय जज ने सर्वे का हुक्म दिया। चंद घंटों में सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस के अलावा किसी और मामले में ऐसा नहीं हो सकता। वो सर्वे के नाम पर पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि संभल में 5 मासूम गरीबों को मारा गया है। ये मजदूर घरानों के लोग थे। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह तनाज़े पर ओवैसी ने जुमेरात को सवाल किया कि जब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हर साल 800 साल पुरानी दरगाह पर चादर भेजते हैं तो फिर बीजेपी और आरएसएस मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ नफरत क्यों फैला रही है। दूसरी तरफ खंडवा में बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया है। टी राजा ने स्टेज से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में फिलिस्तीन की हिमायत में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, इसलिए मैं ओवैसी और उन जैसे तमाम लोगों को ऑफर देना चाहता हूँ। हम जितनी परवाजें चाहें बुक कराएंगे, जो फिलिस्तीन जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, हम सबको फिलिस्तीन भेज देंगे। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करने के लिए एक सरकारी तजवीज जारी की थी, लेकिन इसके एक दिन बाद ही रियासती हुकूमत ने बीजेपी की मुखालफत करने पर वक्फ वालों को दिए गए फंड की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। बता दें कि रियासती चीफ सेक्रेटरी सुजाता ने इस बात की तस्दीक की है कि महायुति इतिहाद के तहत हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी ने ये कहते हुए हुकूमती तजवीज़ की मुखालिफत की है कि यह फैसला इंतजामी सतह पर किया गया है और वहाँ वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है।
ریاست میں بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اور سبکدوش ہونے والی حکومت میں نائب وزیر دیویندر فڈنویس نے کہا کہ نگراں حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے کیونکہ یہ درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت اس حکومتی حکم کے درست ہونے کی تحقیقات کرے گی۔ جمعرات کو جاری کردہ ایک سرکاری حکم نامے میں کہا گیا کہ محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی نے مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کو مضبوط کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کو منظوری دی ہے۔ اس تجویز کے مطابق ریاستی وقف بورڈ کو مضبوط کرنے کے لیے 2024-25 کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے۔ اس میں سے 2 کروڑ روپے بورڈ کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ وقف بورڈ کے چیئرمین سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ قواعد کے مطابق استعمال میں احتیاط برتیں۔ بی جے پی کی مہاراشٹر یونٹ نے پوسٹ میں کہا کہ یہ فیصلہ انتظامی سطح پر افسران نے کیا ہے۔ بی جے پی کی شدید مخالفت کے بعد حکومتی تجویز منسوخ کر دی گئی ہے۔ بی جے پی اپنے موقف پر قائم ہے کہ آئین میں وقف بورڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ ایس پی ایم ایل اے رئیس شیخ نے کہا کہ ریاستی حکومت کا حکم واپس لینے کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی حکومت اقلیتی مخالف ہے۔ انہوں نے ریاستی وقف بورڈ کے لیے 100 کروڑ روپے کے فنڈ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تو اجمیر شریف درگاہ ان دنوں سرخیوں میں بنی ہوئی ہے کیونکہ کچھ تنظیموں نے درگاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں اب بھیل پورہ ہینڈز نے جلگاؤں شہر میں ایک مہم چلائی اور ضلع کلیکٹر کو صدر ہند کے نام ایک میمورنڈم سونپا۔ اسی کو لے کر موقع پر موجود ایاز علی نے کیا کچھ کہا، سنیے۔ ورشپ 1991 میں یہ کہا گیا ہے ایک کے اندر کہ جتنے بھی یہ عبادت گاہ ہے اس کے اندر جو کورٹ کے اندر جا کر جو ریٹ ڈالتے یا پٹیشن ڈالتے وہ بھی نہ ڈالے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے بیٹھایا جائے، اور کورٹ کا کام ہے، قانون کا کام ہے کہ وہ عبادت گاہ کو وہ سرکشا دے۔ تو ہم آج یہی مانگ کرنے والے کلکٹر صاحب سے ایک آواز بلند آواز۔ مہاراشٹر کے بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے اپنے بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اب ان کا ایک اور بیان بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہندو راشٹر ہے اور یہاں کی سبھی زمین ہندوؤں کی ہے۔ وہیں اب ان کے اس بیان کی جم کر مخالفت ہو رہی ہے۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر میں مسلم سماج اور دیگر تنظیموں نے احتجاج کیا ہے۔ نتیش رانے کے تبصرے پر آل انڈیا مسلم او بی سی آرگنائزیشن کے صدر شبیر احمد انصاری نے کہا کہ نتیش رانے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہیں ہندوستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اس ملک میں صدیوں سے ہندو ہی نہیں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ شبیر احمد انصاری نے کہا کہ یہ ملک مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بی ایم سی کی طرف سے پاس کیے گئے ہمارے لیے اردو بھون کو بھی نتیش نے روکنے کے لیے پروٹیسٹ کیا۔ اب مہاراشٹر انتخابات ختم ہونے کے بعد یہاں مہانگر پالیکا کے انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے لیے یہ ہندو مسلم کا کردار تیار کر رہی ہیں۔ دھوم دھام سے کی جانے والی شادیوں کے رواج کو ایک طرف کرتے ہوئے مراد آباد ضلع میں ایک مثال شادی کی تقریب ہوئی۔ شادی نے نہ صرف ضلع ریاست کے لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے بلکہ ملک بھر کے لیے بھی ایک مثال بنائی ہے۔ عمری کلا نواسی فخر الدین سلمانی نے اپنے بیٹے الطاف سلمانی کی شادی اتنی سادگی سے کی ہے کہ نہ بینڈ باجا تھا اور نہ ہی گھوڑا گاڑی اور نہ ہی لڑکی والوں سے کوئی دہیج لیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دولہے الطاف سلمانی نے بتایا کہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کی شادی میں نہ تو دہیج دیں گے اور نہ ہی لیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فخر الدین سلمانی نے کیا کچھ کہا، سنیے۔ ہم لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اسی طریقے سے شادی کی جائے، جو ہے لوگ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، کسی کا بجٹ نہیں ہوتا ہے، تو سب لوگ اس طریقے سے فالو کریں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ جو شادی ہوئی ہے سنت طریقے سے شادی ہوئی ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا دہیج لینے کا اور دینے کا کوئی کسی طریقے کا کوئی بھی نظام نہیں ہے، سب سنت طریقے سے شادی ہوئی۔ نہ کوئی اس میں بارات گئی ہے، نہ کوئی دہیج، نہ کوئی بھات، اور ساری اس دنیا کی رسم و رواج سے الگ ہٹ کے جو اوریجنل سنت طریقے ہم نے الحمدللہ جو ہے یہ شادی کو انجام دیا ہے۔ وہیں منی پور میں 1 سال سے بھی زیادہ کے وقت سے چل رہے تشدد کے بیچ ریاست کے سی ایم این برین سنگھ پر لگاتار سوال کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے بیچ ہی میزورم میں بی جے پی کی ساتھی پارٹی میزو نیشنل فرنٹ یعنی کہ ایم این ایف نے کہا ہے کہ این برین سنگھ کو سی ایم پد سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ منی پور کی حکمران بی جے پی حکومت نے میزو نیشنل فرنٹ یعنی کہ ایم این ایف پر تنقید کرتے ہوئے اسے قوم مخالف پارٹی قرار دیا ہے۔ یہ الزام ایم این ایف کی جانب سے لگایا گیا اور منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میزورم ہندوستان میانمار سرحد کے ذریعے غیر قانونی اسلحہ، گولہ بارود اور منشیات کی اسمگلنگ کا بنیادی راستہ بن گیا ہے۔ بتا دیں کہ ایم این ایف بی جے پی کی قیادت والے نارتھ ایسٹ ڈیموکریٹک الائنس یعنی
कि NEDA का हिस्सा है। MNF मिजोरम में मरकजी अपोजिशन पार्टी है। मिजोरम में इस वक्त जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM की हुकूमत है। मणिपुर हुकूमत ने यह भी इल्जाम लगाया कि कुकी बिरादरी कुकी चिन कौम बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है। बयान में कहा गया है कि यह मंसूबा म्यांमार, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों को मिलाकर एक अलग कौम बनाने का है। इस एजेंडे को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा गया कि मणिपुर में जोफ्ते कुकी ज़ूमी कम्युनिटी की बीमारियों की वजह से तकलीफ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। वजीर आला की बेअमली और ताकत के गलत इस्तेमाल ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। राज्यसभा MP के वनालोना ने बीरेन सिंह को हटाने और मणिपुर में सदर राज नाफिज करने का भी मुतालबा किया है। दिल्ली असेंबली के 5 साल के दौर का आखिरी इजलास हंगामेदार रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के MLAs ने एक दूसरे पर जमकर इल्जाम लगाए। केजरीवाल ने भी बीजेपी का क्राइम रिपोर्ट कार्ड दिखाकर अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए दिल्ली को गैंगस्टरों का राज करार दिया और कहा कि आज दिल्ली की कमान गुंडों के हाथ में है और बीजेपी दिल्ली असेंबली और पार्टी के कौमी असेंबली में खुलकर उनकी हिमायत कर रही है। कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में दिल्ली में अमन अमान की सूरत हाल खराब से बदतर होती जा रही है, खास तौर पर 2019 के बाद जब अमित शाह वजीर दाखिला बने हैं। वजीर दाखिला दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल के वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में ख्वातीन को अगवा किया जाता है, उनकी असमत दरी की जाती है और खुलेआम उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई खुद साबरमती जेल में बंद है। हुकूमत वाली रियासत गुजरात में वाक़ है। उन्होंने सवाल किया कि वो वहां की जेल से दिल्ली में भत्ताखोरी का रैकेट कैसे चला रहे हैं। बीजेपी को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश में इस वक्त तशद्दुद के वाक़यात जारी है। लाखों हिंदू सड़कों पर मुजाहिरे करते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं का कहना है कि उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनका कत्ल किया जा रहा है। हाल ही में PM मोदी से भी हिंदुओं को बचाने की गुहार लगाई गई थी। अब बांग्लादेश ने दावा किया है कि हिंदुस्तान अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ जुल्म कर रहा है, लेकिन उन्हें अपनी चीजें नहीं दिख रही हैं, बल्कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है उन्हें इस बात की तशवीश है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने हिंदुस्तानी मीडिया पर ढाका के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत मालूमात फराहम करने की मुहिम चलाने का भी इल्जाम लगाया है। बता दें कि गद्दारी के इल्जाम में हिंदू लीडर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर तनाज़ात के बीच बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान की बेवजह तशवीश जारी है। नजरुल ने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियती बिरादरी यानी कि मुस्लिम लोगों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और ऐसे कई वाक़यात रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इन वारदातों पर, अपने इन वाक़यात पर कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं है। भारत का ये दोहरा मयार काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। नजरुल ने मजीद कहा कि बांग्लादेशियों की अक्सरियत 64.1% है। यकीन है कि अबूरी हुकूमत मुल्क की अक़लियती बिरादरियों को पिछली अवामी लीग की हुकूमत के मुकाबले में बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही है। इसी बीच बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने मुल्क के सहाफ़ियों से कहा कि वो हिंदुस्तानी मीडिया में गलत मालूमात फराहम करने का सिलसिला जो चल रहा है उसे बंद करें और सच के साथ उनका जवाब दें। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में एक आवामी इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन दिन रात बीजेपी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने में लगी हुई है। PM मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले जब इंतखाबात होने वाले थे, बड़े सियासी माहिरीन उड़ीसा में बीजेपी के इम्कानात को पूरी तरह से मुस्तरद कर रहे थे, लेकिन जब नताइज आए तो वही लोग हैरान रह गए। इस दौरान बीजेपी के तरक्याती मंसूबों और अवाम की हिमायत का तज़किरा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का वाहिद मकसद मुल्क की खिदमत करना है और लोगों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। उड़ीसा में बीजेपी की तरफ से किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डालते हुए PM मोदी ने कहा कि उड़ीसा के लोग अब समझ चुके हैं कि उनकी रियासत का मुस्तकबिल सिर्फ बीजेपी के हाथ में ही महफूज है। इंतखाबात से चंद माह कबल तक बड़े सियासी माहिरीन उड़ीसा में बीजेपी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकती कि वो अपने बलबूते पर हुकूमत बना सके, लेकिन जब नताइज आए तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत का काम है। क्योंकि उड़ीसा के लोगों के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत के काम और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ अपनापन का जो नाता रहा है वो उड़ीसा के घर घर तक पहुंच चुका था। 5 दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा त्योहार के शानदार प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला था। उड़ीसा के त्यौहार में ओड़िया विरसे और फख्र के वो अजीम नज़ारे, उड़ीसा के लोगों का प्यार और ताल्लुक़ मेरे लिए बहुत यादगार लम्हात हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र के इंतखाबात में हारने के बाद एजाज खान की मुश्किलें मजीद बढ़ गई है। दरअसल मंशियात की स्मगलिंग मामले में पहले भी वो जेल जा चुके हैं, लेकिन अब जबकि वो फरार चल रहे हैं तो उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजाज खान की बीवी फौलन गोलीवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एजाज के घर से ड्रग्स जब्त हुए हैं। इसी मामले में एजाज खान की बीवी फौलन गोलीवाला को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम को उनके घर से ड्रग्स मिले हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके घर से कस्टम को 130 ग्राम मरीजुआना यानी कि गांजा मिला है। मालूमात के लिए बता दें कि एजाज खान पर ड्रग्स स्मगलिंग के इल्जामात पहले से ही चल रहे हैं। जब से उनके घर पर छापा पड़ा है, एक्टर लापता हैं और वो जांच एजेंसियों से भी भागते नजर आ रहे हैं। अब कस्टम ने इसी बीच उनकी बीवी फौलन को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि एजाज के घर से 130 ग्राम मरीजुआना के अलावा कई दूसरी दवाइयां भी भारी तादाद में पाई गई हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले 2021 में भी एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जब उनके पास से 31 अल्प्राजोलम की गोलियां मिली थी। इस वजह से उन्होंने पूरे 26 महीने जेल में गुजारे थे। इसके अलावा अपने बयानों की वजह से भी एजाज तनाज़ों में घिरे रहते हैं। उन्हें कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। इस बार तो उनकी तरफ से सियासत में भी कदम रख दिए गए थे। भीमा आर्मी के टिकट से उन्होंने महाराष्ट्र इंतखाबात में वर्सोवा सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनको उस सीट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की तंजीम में फेरबदल शुरू हो चुकी है। रियासती सदर से लेकर बूथ सदर तक तंजीम में बदलाव की तैयारी है। इसके लिए पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में एक बैठक हुई थी, जिसमें मंडल सदर और जिला सदर के इंतखाब नए कवायद जारी किए गए। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने रियासत में तंजीमी इंतखाबात का ऐलान किया है। इसके तहत मंडल सदर के इंतखाबात 15 दिसंबर तक होंगे, जबकि नए जिले सदर का इंतखाब 31 दिसंबर तक हो जाएगा। बीजेपी ने तंजीमी इंतखाबात के लिए नए उसूल जारी किए हैं, जिसके तहत मंडल सदर के लिए उम्र की हद 35 से 45 साल होगी, जबकि 27 नवंबर को होने वाले तंजीमी मेले के प्रोग्राम में जिले सदर के लिए उम्र 40 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। मालूमात देते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि बूथ कमेटी की तश्कील में भी तब्दीलियां की गई हैं। अब एक बूथ सदर के साथ 11 मेंबरान को भी नामजद किया जाएगा। 11 अरकान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक को सेक्रेटरी बनाया जाएगा, दूसरे को व्हाट्सएप का सरबराह बनाया जाएगा, तीसरे को मन की बात प्रोग्राम का सरबराह बनाया जाएगा और चौथे को इस्तिफादा कुनिंदा स्कीम का सरबराह बनाया जाएगा। इसी तरह हर एक को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तंजीमी इंतखाबात के बाद नया रियासती सदर भी मुकर्रर किया जाएगा। 2027 के असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए नए साल में बीजेपी को नया रियासती सदर मिल सकता है। मौजूदा रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को योगी हुकूमत में जगह मिल सकती है, क्योंकि ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं कि जल्द ही योगी काबीना में बड़ा रद्दोबदल हो सकता है और कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।